हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कला वर्ग विद अंशला आर्या में। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम अपने इस चैनल कला वर्ग विद अंशला आर्या के माध्यम से सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे और यदि आप किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, हम अपनी इस तैयारी की शुरुआत भारतीय इतिहास से करेंगे और भारतीय इतिहास में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम अवशेष 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में खुदाई से प्राप्त हुआ था। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है, जिन्होंने तत्कालीन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में इस स्थल की खुदाई करवाई थी। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में एक अन्य प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो की खोज हुई। इस नवीनतम स्थल के प्रकाश में आने के बाद यह मान लिया गया कि यह सभ्यता संभवतः सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है, अतः इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखने की वजह साधारण सी थी कि ये जो सभ्यता थी ये सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए साधारणतः तीन नामों का प्रयोग किया जाता है। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा सिंधु सभ्यता और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु सभ्यता तो हमें पता चल गया कि क्यों कहा जाता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे ये कारण है क्योंकि ये जो सभ्यता थी जब इसकी आगे खोज की गई तो ये सिंधु नदी से काफ़ी दूर दूर तक के अन्य भौगोलिक प्रदेशों में भी हमें अन्य भौगोलिक प्रदेशों से भी हमें प्राप्त हुई, वहाँ इसके अवशेष मिले, इसीलिए इसका जो नामकरण था वो हड़प्पा सभ्यता भी किया गया। इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, इनमें से प्रत्येक शब्द की एक विशिष्ट पृष्ठभूमि है। कालांतर में अनुसंधान से जब यह प्रमाणित हो गया कि यह सभ्यता स्वयं सिंधु घाटी की सीमाओं के पार दूर दूर तक फैली हुई है। दोस्तों, अभी मैंने आपको वजह बताई थी ऊपर हड़प्पा सभ्यता नाम रखने की, तो हमें पता चला कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सीमाओं के पार भी दूर दूर तक फैली हुई है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पूर्वी पंजाब और गुजरात आदि। तब इस सभ्यता के सही भौगोलिक विस्तार का संकेत देने के लिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता नाम है, शब्दावली है, वो अपर्याप्त सिद्ध हुई। अतः फिर इसके लिए एक अलग शब्द का, अलग नाम का प्रयोग किया गया, हड़प्पा सभ्यता। जैसे गैर भौगोलिक शब्द का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। पुरातात्विक साहित्य में साधारणतः किसी अज्ञात संस्कृति का नामकरण उस स्थल के नाम पर कर दिया जाता है जहां पहले पहलू से पहचाना जाता है। तो सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु घाटी के आसपास पहचाना गया था, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। फिर हमने धीरे धीरे क्या देखा कि ये सभ्यता उस सिंधु घाटी से भी के पार दूर दूर तक फैली हुई है, तो फिर उसका एक और नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इस सभ्यता का जो नामकरण हड़प्पा सभ्यता इसी प्रचलित प्रथा का अनुसरण है। इस सभ्यता का काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक माना गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों का पता चला है। इनमें से कुछ हड़प्पा संस्कृति की आरंभिक अवस्था के हैं और कुछ परिपक्व अवस्था के और कुछ उत्तर अवस्था के हैं। इन स्थलों में से केवल 6 स्थल ही ऐसे हैं जिनको नगर की संज्ञा दी गई है। यहाँ परिपक्व और उन्नत सभ्यता संस्कृति के दर्शन होते हैं। ये 6 स्थल हैं, यहाँ हड़प्पा सभ्यता की परिपक्व स्थिति के दर्शन होते हैं। ये 6 स्थल जो है वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा एवं बनवाली हिसार। हड़प्पा सभ्यता के
सुतकागेडोर और सुरकोतड़ा जैसे समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है। इन दोनों की विशेषता है एक एक नगर दुर्ग का होना। हड़प्पा सभ्यता जो उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजड़े स्थलों पर पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता का जो समूचा क्षेत्र है वो एक त्रिभुज के आकार का है। इसका पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1,299,600 वर्ग किलोमीटर है। अब इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और भारत के पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भागों में पाए गए हैं। जो ये हमारी हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुराय स्थल सुतकागेडोर बलूचिस्तान में और पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में और उत्तरी पुराय स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में और दक्षिणी पुराय स्थल है दायमाबाद महाराष्ट्र में। इसके बाद दोस्तों हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, वो है सिंधु सभ्यता की नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी नगर योजना प्रणाली। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के नगर निर्माण में समरूपता थी। नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे। यहाँ के प्राप्त नगरों के अवशेषों से पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले। टीले का मतलब होता है टीले का मतलब जैसे रेत के टीले, बालू के टीले होते हैं। मतलब रेत जो या बालू या मिट्टी कोई भी चीज़ एक साथ इकट्ठी होती चली जाती है और वो कुछ ऊंचा सा बन जाता है, वो टीला होता है। तो 2 टीले प्राप्त हुए हैं। पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर या फिर आवास के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि पश्चिम में जो टीला मिला है उस पर गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। लोथल एवं सुरकोतड़ा के दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। यहाँ प्राप्त मकानों के अवशेष से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मकान के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर 4-5 कमरे रसोई घर एवं स्नानागार के साथ बने होते थे। स्नानागार गली की ओर बने होते थे। ठीक है, देखो कितने मतलब मैनेजेबल तरीके से और कितने अच्छे तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया गया था। तो इस सबको पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि आज के टाइम में जो नगर बसे हुए हैं वो तो इनकी तुलना में इनके 100% का 10% भी हम मुश्किल से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो काम चलना शुरू होता है, सरकार की नीति आपने देखी है, हम सभी देख रहे हैं कि सड़क बनती है, फिर उसकी खुदाई तुड़वाते हैं, कभी फिर उसमें पाइप लाइनें डलेंगी, पानी की लाइन डलेगी, कभी उसमें गैस की पाइप लाइन डलेंगी, कभी उसमें तार डलेंगे, मतलब ये सब चीज़ें, और कभी नालियाँ बनेंगी, कभी फिर सड़क बनेगी, मतलब फिर सड़क बना देंगे और उसके बाद फिर एक नया काम स्टार्ट करेंगे। तो एक जो व्यवस्थित क्रम होना चाहिए वो होता ही नहीं है। और इनका अगर हम देखें तो देखो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने अपने जो नगर है उनको बसाया था। तो हमें ऐसा लगता है कि हम इतने धीरे धीरे आधुनिक होते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये जो इतनी पुरानी सभ्यता थी वो हमसे कितनी ज़्यादा डेवलप्ड थी, कितनी ज़्यादा विकसित सभ्यता थी, है ना। घरों के जो दरवाजे एवं खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। भवन निर्माण में प्रयुक्त ईंटों का आकार 3 प्रकार का था। ईंटों के निर्माण का निश्चित अनुपात था 4:2:1। यहाँ पर मिले भवन अलंकरण रहित हैं। केवल कालीबंगा में फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया। अलंकृत मतलब सजावटी ईंटों का।
इस सभ्यता में सड़कों का जाल नगर को कई भागों में विभाजित करता था। सड़कों का जो जाल था, देखते हैं ना कहाँ कहाँ से कौन कौन सी सड़कें निकली है, जैसे फ्लाईओवर्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो इसी तरीके से वहाँ पर भी सड़कों का जाल बना हुआ था जो कि कई भागों में विभाजित था। सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया गया था। सड़कों के दोनों ओर नालियों का निर्माण पक्की ईंटों द्वारा किया गया था और इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर मेन होल बनाए गए थे। ये मेन होल जो है अब स्टार्ट हो रहा है, जैसे हम देखें तो जो महानगर है वहाँ पर सीवर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी सारे नगरों में पहले से है, लेकिन काफ़ी सारी कॉलोनीज़ जो है वहाँ पर नहीं थे, नालियाँ बनी हुई थी, तो फिर ये सीवर डाले गए और फिर बीच बीच में जगह जगह पर मेन हॉल बने हुए हैं। हम देखते हैं ना कई बार मेन हॉल खुला रह जाता है तो उसमें किसी का बच्चा गिर जाता है, फिर सरकार के द्वारा क्या क्या नीतियाँ चलाई जाती है कि उसमें से वो बच्चा निकाला और उसको इतने लाख रुपए इनाम दिए। उस चीज़ को ठीक नहीं कराना, बस किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो बस ये सब करा लो, ठीक है। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि ऐसी दुर्घटना हो ही ना। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार, इसमें है सिंध क्षेत्र। सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, रहमान ढेरी, अलाहादीनो, चनहूदड़ो, अली मुराद, झूकर, झांगर, गाजी शाह आदि ये सिंध क्षेत्र थे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, राणा गुंडई, डाबरकोट, बालाकोट, अंजीरा आदि। अफ़गानिस्तान में है मुंडीगक, सोरतगई, इसको सुरतगई भी कहते हैं। पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा, जलीलपुर, सघनवाला, कमवेरीवाला आदि। गुजरात में धोलावीरा, लोथल, सुरकोतड़ा, भागवतराव, रंगपुर, रोजड़ी, देसलपुर, प्रभासपाटन, इसको प्रभासपट्टनम भी कहते हैं। राजस्थान में है कालीबंगा, शीशवल, बाड़ा, हनुमानगढ़, मिथल, छुपास। उत्तर प्रदेश में आलमगीर, मानपुर, बड़गांव, हुलास। हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा। तो और पंजाब में है रोपड़, सरायपुर, कोटला, निहंग खान, बाड़ा, ढेर, मांजरा आदि। दोस्तों ये जो दिए गए हैं, ये सिंध क्षेत्र, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, पश्चिमी पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इसमें जो ये क्षेत्रीय विस्तार, इनके क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से एक ऑप्शन अलग होगा या फिर एक ऑप्शन सही होगा। उसमें से आपसे ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा स्थान गुजरात का नहीं है या कौन सा स्थान राजस्थान का नहीं है, इस तरीके से। तो हरियाणा में देखो जैसे बनवाली, निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन हम इसमें ट्राई कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का जो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का जो हमें पता चला है, उनमें से निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन रखते हैं बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा और बड़गांव। ठीक है, तो बड़गांव शामिल नहीं है इसमें। इसी तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है अगला पॉइंट हमारा, हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में हमें अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। इन स्रोतों में प्रमुख हैं मूर्तियाँ, मुहरे, मृदभांड, है ना, मृदभांड मिट्टी के बर्तन, पत्थर
सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति एक ऐसी संस्कृति थी जिसमें कहीं से भी किसी भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से भारी मात्रा में प्राप्त मृण मूर्तियों में से एक स्त्री मृण मूर्ति के गर्भ में से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग है। उसकी बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा है तथा दाईं ओर एक हाथी, एक व्याघ्र एवं हिरण है। इस क्षेत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि आज के भगवान शिव की पूजा उस समय पशुपति के रूप में होती थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से मिले पत्थर के बने लिंग एवं योनि से उनकी पूजा के प्रचलन में होने का भी प्रमाण मिलता है। लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की एक विशिष्ट विधि मानी जाने लगी। वृक्ष पूजा के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर बने पीपल की डालों के मध्य देवता से मिलता है। इस वृक्ष की पूजा आज तक जारी है। हड़प्पा सभ्यता में पशु पूजा का भी प्रचलन था। कई पशु सीलों पर अंकित हैं, मोहरों पर। इनमें सबसे महत्व का है कुबड़ वाला सांड। हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाले सांड की बहुत ही ज़्यादा पूजा होती थी। आज भी जब ऐसा सांड गलियों में चलता है तो धर्मात्मा हिंदू इसे रास्ता दे देते हैं। अधिक मात्रा में प्राप्त ताबीज़ों से ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत एवं तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। अग्नि पूजा के प्रचलन का भी प्रमाण इस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। लोथल एवं कालीबंगा में हवन कुंडों एवं यज्ञ वेदियों के साक्ष्य अग्नि पूजा की ओर संकेत करते हैं। धार्मिक कृत्यों से स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के निवासी वृक्ष, पशु और मानव स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु वे अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे, क्योंकि एक भी मंदिर का साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि, पशुपालन, शिल्प उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य पर निर्भर था। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी कृषि कार्य हेतु महत्वपूर्ण थी। इन उपजाऊ मैदानों में मुख्य रूप से गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। अभी तक 9 फसलें पहचानी गई है। चावल केवल गुजरात के लोथल से और संभवतः राजस्थान से ही प्राप्त हुआ है। जौ की 2 किस्में, गेहूं की 3 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर और एक ऐसी किस्म जिसे ब्रासिका जुनसी की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त मटर, सरसों, तिल एवं कपास की भी खेती होती थी। लोथल में खुदाई से धान एवं बाजरे की खेती के अवशेष मिले हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि लोथल से किसकी खेती के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से धान एवं बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अभी तक कितनी फसलों को, केवल 9 फसलों को अभी तक पहचाना गया है। इस काल में, हड़प्पा काल में खेती के कार्यों में प्रस्तर एवं कांस्य धातु के बने औजार प्रयुक्त होते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। संभवतः इस सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाना प्रारंभ किया। इसलिए यूनानी लोगों ने इस प्रदेश को सिंडोन कहा। क्यों कहा? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कपास उगाना शुरू किया था, इसलिए यूनानी लोगों ने सिंडोन कहा इसको। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की 2 चक्की के पार्ट मिले हैं। ठीक है। पेड़ पौधों में पीपल, खजूर, नीम एवं केला उगाने के साक्ष्य
मिले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से। और लोथल कहाँ पर है, लोथल गुजरात में है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इस सभ्यता में मुख्य पालतू पशुओं में डील और बिना डील वाले बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, गधे, खच्चर और सूअर आदि प्रमुख थे। हाथी और घोड़े पालने के साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो सके हैं। लोथल एवं रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। सुरकोतड़ा से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर के अवशेष मिले हैं। कुछ पशु पक्षियों जैसे बंदर, खरगोश, हिरण, मुर्गा, तोता, मोर, उल्लू के अवशेष खिलौनों और मूर्तियों के रूप में मिले हैं। अच्छा दोस्तों, हम रंगपुर और लोथल की बात करें तो रंगपुर और लोथल कहाँ पर है? रंगपुर और लोथल गुजरात में है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। शिल्प उद्योग के तहत बड़े पैमाने पर समानांतर फलकों का उत्पादन, मनके बनाने की कला और सेलखड़ी की आयताकार मोहरें बनाने की तकनीक शामिल थी। धातुओं में सोना, चांदी, टिन, सीसा और तांबा ज्ञात थे। इस समय तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। कांसा कैसे तैयार किया जाता था? तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, शल्क आदि का व्यापार करते थे। इस समय तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता। अच्छा, नेक्स्ट है, हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, शल्क आदि का व्यापार करते थे, लेकिन वे जो धातुएं बनाते थे उसके लिए जरूरी कच्चा माल उनके नगरों में उपलब्ध नहीं था। अतः उन्हें बाह्य देशों से व्यापारिक संपर्क भी स्थापित करना पड़ा। तैयार माल की खपत अपने क्षेत्रों में नहीं हो पाती थी, अतः उन धातुओं का निर्यात बाह्य देशों को करना पड़ता था। तो आयात निर्यात तभी भी था। अतः उन वस्तुओं का इस प्रकार कच्चे माल की आवश्यकता और तैयार माल की खपत की आवश्यकता ने व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाया था, प्रगाढ़ किया था। इसके बाद दोस्तों आगे है, इस काल में व्यापार धातु के सिक्कों पर आधारित न होकर वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर शिल्पियों एवं व्यापारियों द्वारा अपनी मोहर की छाप होती थी तथा दूसरी ओर भेजे जाने वाले का निशान अंकित होता था। व्यापारिक कार्यों में नाप तोल एवं बाट माप का भी प्रयोग होता था। बाट का आकार घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार एवं ढोलाकार था। तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640। इस सभ्यता के लोग यातायात के रूप में सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के रूप में 2 एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी अथवा भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित नाव का चित्र एवं लोथल से मिली मिट्टी का खिलौना नाव से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग आंतरिक एवं बाह्य व्यापार में मस्तूल वाली नावों का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया, इराक और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंधों के विषय में अभिलेखनीय साक्ष्य मिलते हैं। मेसोपोटामिया साहित्य में प्रयुक्त शब्द मेलुहा सिंधु घाटी क्षेत्र का प्राचीन भाग है। मेसोपोटामिया साहित्य में शब्द का प्रयोग किया गया है मेलुहा सिंधु घाटी क्षेत्र का प्राचीन भाग है। इसके बाद है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन या हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन। अब हम इसका नाम हड़प्पा लेना ज़्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि हमें पता चला कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये दूर दूर तक फैली हुई है।
स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था। इस सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय अधिक थे। इस सभ्यता के लोग भोजन के रूप में जौ, खजूर एवं भेड़, सूअर एवं मछली के मांस को पसंद करते थे। घर में बर्तनों के रूप में मिट्टी एवं धातु से बने दोनों प्रकार के बर्तनों का प्रयोग होता था। वस्त्र के रूप में सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों के प्रयोग होने के साक्ष्य मिले हैं। मौसम के अनुसार ये लोग सूती और ऊनी वस्त्रों के प्रयोग करते थे, जैसे हम आज के समय में करते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों वर्ग आभूषण प्रेमी थे। पुरुष वर्ग दाढ़ी एवं मूछ के शौकीन थे, है ना। आज के टाइम में फिर से ये शौक बढ़ गया है। आभूषण तो पुरुष लोग इतना पसंद नहीं करते हैं, काफ़ी लोग करते भी हैं, लेकिन अगर हम पुरानी पिक्चर्स को देखते हैं या फिर अपनी बुक में फ़ोटो वगैरह देखते हैं तो उसमें भी सबसे ज़्यादा हम अगर देखें, जैसे आदिवासी लोगों के फ़ोटो ज़्यादा देखते तो उनमें हमें पुरुष भी आभूषण पहने हुए नज़र आते हैं। और पुरुषों में दाढ़ी एवं मूछ का शौक जो है वो फिर से पल गया है ना, फिर से स्टार्ट हो गया। खैर छोड़िए। मनोरंजन के साधनों में अच्छा इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि हम हड़प्पा सभ्यता की ओर जा रहे हैं ना, हम फिर से जो उसमें डेवलप हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मनोरंजन के साधनों में मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना आदि थे। मनोरंजन के साधन मछली पकड़ने थे, शिकार खेलना था, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना आदि था। और आज के टाइम में सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा जो लोग अपना मनोरंजन का साधन मानते हैं वो मोबाइल। एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक वृद्ध व्यक्ति तक मोबाइल खेलना पसंद कर रहे हैं ना, मोबाइल का यूज़ करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। शवों की अंत्येष्टि क्रिया 3 प्रकार से की जाती थी: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था, पर स्पष्टतः यह लिपि 1923 तक प्रकाश में आई। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक चित्राक्षर हैं और चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। यह लिपि वर्णनात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलेखनात्मक है। हड़प्पाई लिपि सभी जगह छोटे आकार में है और साधारणतः यह सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं इत्यादि पर देखने को मिलते हैं। लिखावट सामान्यतः बाईं से दाईं ओर है। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कौन सी लिपि? हड़प्पा लिपि। इसका एक कारण यह है कि कहीं कोई द्विभाषिक शिलालेख नहीं मिला। इस लिपि में प्राप्त सबसे बड़े लेख में करीब 17 चिन्ह हैं। तो दोस्तों, हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने आज कवर कर लिए हैं, वो हमने आज पढ़ लिए हैं। हम अपने जो अगली वीडियो है उसमें हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।